नाजरीन, हुकूमत को लेने के देने पड़ चुके हैं। दिसंबर में इमरान खान की हुकूमत ने वापसी का सुनकर लगड़बगी हुकूमत के हाथ पैर फूल गए हैं। तो नाजरीन, घबराहट और बौखलाहट में ये इस किस्म के ऊट पटांग फैसले कर रहे हैं जो कल को खुद इस टोले के गुले का तोक बन जाएंगे। हुकूमत ने पहला डिजिटल दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान बल्कि शायद दुनिया की तारीख का पहला डिजिटल दहशतगर्द कौन है, इस खतरनाक दहशतगर्द ने क्या क्या वारदातें कर रखी हैं, इसके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ है, इस सब मामले पर आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे। पहले कुछ जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काली भेड़ों का कर लेते हैं। दोस्तों, गंदे अंडे तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी तादाद कुछ ज़्यादा हो रही है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत से रुखसती और फिर 9 मई के बाद पार्टी पर आने वाले कड़े और मुश्किल वक्त ने इन काली भेड़ों को ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पार्टी का सारा गंद भी साफ कर दिया। ऐसे ही एक गंदे अंडे और गीले तीतर ने पीटीआई में वापसी की जोरों शोर से कोशिश शुरू कर दी है। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाने वाला वो बुज़दिल शख्स अब बड़ा बहादुर बनने की ना सिर्फ कोशिश कर रहा है बल्कि ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे इमरान खान का इससे ज्यादा मुखलिस और वफादार साथी कोई दूसरा है ही नहीं। ये काली भेड़ कौन है और इसके एक और साबिक साथी अमेरिका में बैठकर क्या गुल खिला रहे हैं, हम इस पर भी बात करते हैं। फॉर्म 43 की पैदावार हुकूमत के कारनामों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने की बजाय हुकूमत ने मुख्तलिफ हीले बहाने और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, पीटीआई के अरकान असम्बली को ना सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है बल्कि अगवा करने की कोशिश भी की जा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर और शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ बुरा रवैया रखा जा रहा है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज को 2 दिन पहले उठा लिया गया और अभी तक उनका कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। नाज़रीन, उमर अयूब ने दावा किया कि हाजी इम्तियाज को सरगोदा में एंटी स्मगलिंग के तहखाने में रखा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन में हल्फनामे जमा कराए हैं। शेख वकास अकरम की वालदा के खिलाफ भी मुकदमात बनाए गए हैं। अपोजिशन लीडर ने एक बार फिर दोहराया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तहरीक इंसाफ और पाक फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हुकूमत होश के नाखून ले, मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। दोस्तों, एक तरफ तो इमरान खान जेल में तमाम तर तकलीफें, मुसीबतों और आजमाइशों को बर्दाश्त करने के बावजूद डट कर अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाहर मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत ना सिर्फ तितर बितर है बल्कि आपस में कोऑर्डिनेशन का इस कदर फुकदान है कि एक रहनुमा कोई बयान देता है, दूसरा कोई और बयान दाग देता है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने पहले 26 जुलाई यानी जुमा को एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन जेल के बाहर मौजूद पीटीआई क़यादत कारकुनों को बाहर निकालने में नाकाम रही और पहले तो एहतजाज के लिए हुक्मनामे का जवाब बनाकर एहतजाज ही मौखर कर दिया गया। अब पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाज और डी चौक पर धरने का इंदिया दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान धरने दिया करते थे, लॉकडाउन या लॉन्ग मार्च करते थे, तो वो क्या हुकूमत और अदालत की इजाज़त का इंतज़ार करते थे? ज़ाहिर है जवाब नफ़ी में है, क्योंकि हुकूमत कब किसी को अपने खिलाफ एहतजाज करने की इजाज़त देती है। नाज़रीन, पीटीआई क़यादत को जमात इस्लामी से सीखना चाहिए कि 1200 कारकुनों की पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों के बावजूद जमात अपने कारकुन निकालने में कामयाब रही और इस्लामाबाद की डी चौक जाने पर इसरार करती रही। हुकूमत की जानिब से बदतरीन फस्तायत का जमात के कारकुनों ने साबित कदमी से मुकाबला किया और शहर इक़्तिदार में होने वाले एक धरने को 3 धरनों में तब्दील कर दिया और फिर तमाम लोग रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना देकर बैठ गए। लेकिन आफरीन है पीटीआई की जेल से बाहर बैठी क़यादत पर, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर समेत तमाम लोग शामिल हैं। ये सारे मिलकर ना तो कारकुनों को बाहर निकाल सके और ना ही कोई मौसर एहतजाज रिकॉर्ड करा सके। अब उमर अयूब ने डी चौक पर धरना देने का इंदिया ज़रूर दिया है, लेकिन अभी भी वाज़े रोड मैप और ऐलान नहीं किया कि 5 अगस्त को धरना होगा या सिर्फ एहतजाज करके कारकुन घरों को चले जाएंगे। धरने का आगाज़ कहाँ से होगा, अरकान असम्बली कहाँ से कारकुनों की क़यादत करते हुए पहुँचेंगे, कारकुनों को अभी तक कोई वाज़े पैगाम नहीं दिया गया। एक और अंदर की खबर आपको देते हैं कि पीटीआई की जानिब से पिछले हफ्ते भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था। एक दिन पीटीआई के अरकान असम्बली ने कैंप लगाया और फिर शाम को उठकर घर चले गए। कैंप की टाइमिंग भी शानदार थी,
कि दोपहर के बाद कैंप में आकर बैठे और रात को खाने से पहले ही उठकर चले गए। यही वजह है कि साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की इस भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दिया था। नाज़रीन, इस किस्म की हरकतों से तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ना सिर्फ अपना मजाक बनवा रही है, बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडयाला जेल में खुद भूख हड़ताल करने की धमकी दी थी कि हुकूमत की फस्तायत और जबर का मुकाबला करने के लिए अब वो भूख हड़ताल करेंगे, जिस पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने खान के हाथ पैर जोड़े कि आप भूख हड़ताल ना करें। ताहम तमाम अरकान असम्बली भूख हड़ताल करके बैठेंगे, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ एक दिन अलामती भूख हड़ताल की और इसके बाद टाटा बाय बाय। नाज़रीन, इस किस्म की गैर संजीदगी के जरिए कोई एहतजाजी तहरीक चलाई ही नहीं जा सकती। अब बात करते हैं पीटीआई में कोऑर्डिनेशन के फुकदान की। दोस्तों, इमरान खान साहब की जेल जाने के बाद तहरीक इंसाफ में लीडरों की भरमार बल्कि यलगार हो गई है। हर कोई अपने तई बड़ा रहनुमा और सीनियर लीडर और फन्नेहा बना फिरता है। सियासी जमात एक नजरिए पर अमल करने के साथ साथ चेन ऑफ कमांड के तहत चलती है कि ऊपर से आने वाली पॉलिसी और गाइडलाइन को हर कोई ना सिर्फ फॉलो करता है बल्कि आगे इस बात का प्रचार करता है। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई में हर किसी ने अपनी डेढ़ ईंट की अलग मस्जिद बना रखी है। मिसाल के तौर पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी को कामयाब धरने पर न सिर्फ मुबारकबाद पेश की, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करती है। दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली जिसमें मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की गुफ्तगू नशर की जा रही थी। इस पर शहबाज गिल ने हाफिज नईम उर रहमान को हुकूमती एजेंट होने का ताना दे डाला। अब शहबाज गिल से बंदा पूछे कि आप पीटीआई के दोस्त हैं या दुश्मन। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पार्टी की नुमाइंदगी करने वाला उमर अयूब एहतजाज की हिमायत कर रहा है, तो फिर आप कौन होते हैं गलत फहमी फैलाने और बदएतमादी पैदा करने वाले। तो दोस्तों, वैसे भी शहबाज गिल हमेशा से ही मशकूक किरदार रहे हैं और गुल खिलाते रहते हैं। पीटीआई के हुकूमत में आने के बाद मौसूफ अमेरिका से आए और अचानक पंजाब में उस्मान बुज़दार के एडवाइजर बन गए। फिर उन्होंने वहां पंजाब हुकूमत की बजाय अपनी जाती तशहीर करना शुरू कर दी। मीडिया और पीटीआई के दरमियान गलत फहमी पैदा करने में भी शहबाज गिल और फवाद चौधरी पेश थे। खैर, अब शहबाज गिल ने जो चवल मारी है, इसके बाद सोशल मीडिया पर पीटीआई और जमात इस्लामी के कारकुन लड़ पड़े हैं। जाहिर है, जब आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमात को हुकूमती एजेंट होने का ताना देंगे तो यकीनन आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, इस वक्त हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के लिए पीटीआई को जमात इस्लामी जैसी जमात का साथ चाहिए, लेकिन सात समंदर पार बैठे शहबाज गिल जैसे लोग पहले ही रोला डालकर दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वो साहिब हैं जो मुश्किल वक्त आते ही अमेरिका निकल चुके हैं और वहां ठंडे कमरों में बैठकर दिन रात इनकलाब और तब्दीली का भाषण देते रहते हैं। अब पीटीआई के एक और गंदे अंडे का जिक्र कर लेते हैं। जेलम से ताल्लुक रखने वाले फवाद चौधरी आजकल ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ में वापसी हो जाए। कभी वो बयान देते हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत में विजन ही नहीं, कभी वो बैरिस्टर गोहर के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो कभी रऊफ हसन की जानिब तोपों का रुख कर लेते हैं। नाज़रीन, वैसे रऊफ हसन से तो उनकी दुश्मनी बनती है, क्योंकि उनकी मौजूदगी की वजह से फवाद चौधरी की पीटीआई में दाल गलती दिखाई नहीं दे रही। रऊफ हसन ने उस वक्त पार्टी संभाली जब फवाद चौधरी जैसे लोग इक़्तिदार और इख्तियार के मजे लूटने के बाद पतली गली पकड़कर निकल गए थे। फवाद चौधरी पीटीआई दौर हुकूमत में जिस तरह बद तहजीबी और बद जुबानी किया करते थे, काश इस तरह थोड़ी सी बहादुरी और जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए जेल भी बर्दाश्त कर लेते। मौसूफ को अदालत से चोरों की तरह भागते हुए पूरी कौम ने देखा। फिर इसके बाद वो जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। जब वहां दाल गलती दिखाई नहीं दी तो खुद साख्ता तौर पर पार्टी छोड़कर अलहदा हो गए और अब पीटीआई में वापसी की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि रऊफ हसन की गिरफ्तारी के पीछे भी फवाद चौधरी हैं, क्योंकि इन्हें तहरीक इंसाफ में प्लांट करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इस दावे को भी झूठा मान लें तो एक बात तो सिर्फ दिखाई दे रही है कि फवाद चौधरी हर कीमत पर पीटीआई में वापसी चाहते हैं। उसकी वजह नजरिया या इमरान खान की मोहब्बत हरगिज नहीं, बल्कि अपना सियासी करियर, वजारत और झंडे वाली गाड़ी का हसूल है। वैसे भी फवाद चौधरी के बगैर पीटीआई ने बदतरीन रियासती जबर का मुकाबला किया और 8 फरवरी के इलेक्शन में तारीखी कामयाबी समेटी। इसलिए फवाद तो पीटीआई के लिए हरगिज नागुज़ीर नहीं। अलबत्ता तहरीकी इंसाफ फवाद चौधरी के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह बदजुबानी वो दूसरी जमातों की क़यादत के लिए किया करते थे,
اب وہاں تو ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا وہ مختلف لوگوں کی منت سماجت کرتے پھر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی میں واپسی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والے فواد چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل، محمود مولوی وغیرہ سے متعلق عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوستو، آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا ڈیجیٹل دہشت گرد کا، تو جناب حکومت نے جس پہلے ڈیجیٹل دہشت گرد کو گرفتار کیا وہ پی ٹی آئی فیس بک ہیڈ اروبا کومل، جن سے متعلق حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایک اکیلی خاتون 11 لاکھ فیک اکاؤنٹس چلا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کے تمام سرکردہ رہنما اور صحافی پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ اروبا کومل ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہی تھی اور وہ 11 لاکھ اکاؤنٹ چلا رہی تھی، لہٰذا اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ ایک خاتون 11 لاکھ اکاؤنٹ کیسے مینج کر سکتی ہے؟ اگر وہ محض 1 سیکنڈ ایک اکاؤنٹ کو دے، جب بھی اتنی بڑی تعداد میں اکاؤنٹ چلانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ بھائی ہم سے کھوجی ٹی وی چلایا نہیں جاتا، یہ پتہ نہیں 1 لاکھ کیسے چلا لیتی، لیکن ان عقل کے اندھوں کو جیسی ہدایت آتی ہے ویسا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس الزام میں اتنا وزن تھا کہ آج عدالت نے بھی اروبا کومل کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عقل سے پیدل حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ آخر کب تک اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنا مذاق بنواتے رہیں گے اور دنیا کے سامنے ملک کو بدنام کرتے رہیں گے۔ بھائی یہاں پہ ہم ہاتھ جوڑ کے یہی بنتی کریں گے کہ بھائی خدا را اس عوام اور اس ملک پر رحم کرو اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو۔ پاکستان زندہ باد۔